Hello, my dear students. Hope you all are fit and fine. Welcome to Ritu's English classes. Today, I am going to start with the explanation of chapter Lost Spring. Lost Spring is chapter number 2 of book Flamingo of 12th standard English class. Lost Spring is written by the author Anis Jung. So let's begin and see how the author explains the story. Let's begin. Lost Spring is written by the author Anis Jung. She was born in India and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Lost Spring is an extract from Anis Jung's book Stories of Stolen Childhood. Anis expresses her concern over the exploitation of children in difficult jobs like bangle making and rag picking. In this story, Lost Spring means lost childhood. Anis has divided this chapter in two parts. One is the story of boy named Sahib, and his story starts with sometimes I find a rupee in the garbage. And second story is of boy named Mukesh, and that story starts with heading I want to drive a car. स्टोरी दोनों अलग हैं, दोनों बॉयज़ की बिल्कुल अलग बैकग्राउंड है, बट जो थीम है दोनों की वो सेम है. वन इज़ पॉवर्टी एंड सेकंड इज़ चाइल्ड लेबर. सो अनीस वांट टू एक्सप्लेन लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड, कि उनकी जो खेलने कूदने की एज है वो सिर्फ मेहनत मजदूरी और काम में ही निकल जाती है. दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड, दे कैन नॉट इन्जॉय देयर चाइल्डहुड, जो कि सबसे अच्छा टाइम होता है एक इंसान का. स्प्रिंग सीजन, वी कैन से द स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर एंड चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द human being of a man, but they cannot enjoy their this time. तो ये जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये आपने बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करना. इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो मेरे साथ. और आपको मैं जो आगे स्लाइड्स हैं उसमें चैप्टर की क्लिपिंग भी आपको नज़र आएंगी, और साथ में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको नीचे नोट्स में नज़र आएंगे, और कुछ अंडरलाइन भी किए होंगे. तो आपने मेरे साथ ये चैप्टर सारा अच्छे से समझना है, और इसके साथ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट and let's see what Jung wants to explain in this chapter. So let's begin. The story starts with author's encounter with Sahib. Sahib is a rag picker belonging to a refugee family from Bangladesh, from Dhaka. The author questioned him about why do you do this. Author उसको पूछती कि तुम ये क्यों करते क्यों हो काम. His vocation of picking rags and advises him to go to school. तो साहिब ये बात सुनता है और कहता है कि वो जाना तो चाहता है स्कूल, बट कंप्लेन्स ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है. तो ऑथर रेजेस साहिब्स होप ऑफ रिसीविंग एजुकेशन बाय प्रॉमिसिंग टू ओपन अ स्कूल इन हिज नेबरहुड. तो वो ऑथर उसको बोलती कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोल दूँ. तो साहिब को लगता है कि हाँ ये कर देंगे. देन उसके बाद थोड़े दिन के बाद साहिब सच में इंक्वायर करने आता है अनीस से, ऑथर से, कि आपने स्कूल खोल दिया है. तो बट अनीस को बहुत एम्बेरस फील होता है कि उसने ऐसे ही उस बच्चे की, साहिब की, एक झूठी उम्मीद जगाई, क्योंकि इट वॉज ए फॉल्स प्रॉमिस. उसने तो वैसे ही बोल दिया था. तो बट उसको ऑथर आंसर्ड, साहिब को बोलती है कि दैट इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, और ऑथर कुड नॉट कीप द प्रॉमिस. तो वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते बिकॉज इट वॉज अ फॉल्स प्रॉमिस. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग द रैग पिकर, ऑथर आस्क हिज नेम. एक बार उसको उसका नेम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो रैग पिकर बॉय होता है. एंड ही अनाउंसेस साहिब आलम, which means Lord of the Universe.
तो अनीस एकदम हैरान ही रह जाती है कि क्या कभी उसको अपने नेम का मतलब भी पता है। तो अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, साहिब आलम रोम्स द स्ट्रीट विद एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। तो यहाँ पे एक आयरनी है इन नेम एंड एग्जिस्टेंस कि कहने को तो नेम से तो वो शहंशाह है, बट उसके पास आर्मी कौन सी है, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय। तो वेन ऑथर ऑल्सो ऑब्जर्व्स कि एक बार वो ऑब्जर्व करती है कि सारे के सारा ये जो ग्रुप है दे आर बेयरफुट, वो नंगे पाँव हैं, उन्होंने चप्पल ही नहीं डाली हुई है। तो वो उनसे इंक्वायर करती है, उनको पूछती है सारे बच्चों को कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं डालते हो। तो ये जो सारे रैग पिकर बॉयज़ होते हैं तो सारे ही अलग अलग जवाब देते हैं। तो कुछ कहते हैं कि उसकी मदर नहीं उतार कर देती है, कुछ कहते हैं कि अगर मदर उतार भी दे तो ये डालेंगे ही नहीं। तो शी इज़ रियली वंडरिंग कि वाई दे डोंट वेयर चप्पल। तो बट शी फाइंड्स दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे barefoot, and she wonders this was only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। मतलब कि बात सिर्फ ये नहीं है कि they cannot afford, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बात ये है कि they just want to justify कि वो गरीब हैं इसलिए वो चप्पल ही नहीं पहनते। So they just don't have habit, it is not lack of money but a tradition to stay barefoot। जब उन रैग पिकर लड़कों से अनीस की बेयरफुट रहने के बारे में बात चल रही होती है तो अनीस को एक पुरानी स्टोरी रिमाइंड हो जाती है। 30 इयर्स पहले जब वो एक बार उडुपी टाउन में थी तो वहाँ के जो पुजारी का लड़का होता है, एक मंदिर के पुजारी का लड़का होता है, वो रोज़ मंदिर में प्रे करके जाता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। तो उसके बाद जब ऑथर एक बार दोबारा 30 साल के बाद 30 इयर्स के बाद दोबारा उस मंदिर में जाती है तो व्हाट शी सीज कि अब जो वहाँ पे पुजारी हैं उसका लड़का ही वॉज इन यूनिफॉर्म और साथ में शूज़ भी डाले हुए हैं। तो उसको ये फील होता है कि द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि जो लड़का पहले पुजारी का लड़का प्रे करता था तो अब जो पुजारी का लड़का है उसने शूज़ डाले हुए हैं तो उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है। So young boys like the son of the priest now wore shoes, but many other like the rag pickers in her neighborhood and children like साहिब, के साहिब जैसे जो बच्चे हैं वो अभी भी still remain shoeless, अभी भी वो barefoot हैं, नंगे पाँव हैं, shoes नहीं पहनते for one or the other reason। अब जैसे जैसे ऑथर को उन रैग पिकर बॉयज़ के बारे में कुछ चीज़ें पता लगती हैं तो उनको इनके रहने के एरिया का भी पता लगता है। तो उसको ये पता लगता है कि जो उनका एरिया है, जो वहाँ पे वो जो रहते हैं, दैट इज़ सीमापुरी। जो सीमापुरी है वो दिल्ली की पेरिफेरी में है। तो ऑथर ने ये यूज़ की है इन दिल्ली पेरिफेरी बट येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। और ऑथर ने यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ की है। मेटाफर मीन्स कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर। सो सीमापुरी एंड दिल्ली आर ऑपोजिट कंपैरिजन इन लिविंग स्टैंडर्ड, कि बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से लिविंग स्टैंडर्ड में। तो आगे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे रिफ्यूजीज रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं हु फ्लेड देयर कंट्री इन 1971। तो वो यहाँ पे रह रहे हैं और जब वो यहाँ पे रहने आए थे तो सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, के बिल्कुल खाली एरिया था। इट स्टिल इज़, एक बंजर ज़मीन थी। बट अब क्या है कि नो लॉन्गर एम्प्टी, बट वो अब एम्प्टी नहीं है, वो सारा भरा हुआ है इन रिफ्यूजीज से। तो जो साहिब फैमिली है, साहिब फैमिली वॉज वन ऑफ देम, कि वो वहाँ पे ही रहते हैं। तो जो उनका ड्वेलिंग्स हैं, जो उनके स्ट्रक्चर हैं, जो लिविंग है, जो जहाँ पे वो रहते हैं, उनके जो घर हैं, दैट इज़ मेड ऑफ मड, टिन एंड टर्पलिन विद नो सीवेज, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नो रनिंग वाटर, के मतलब कोई भी रहने की जो फैसिलिटी है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, नॉट ये सिर्फ साहिब की फैमिली नहीं, अराउंड 10,000 रैग पिकर फैमिली लिविंग देयर एंड दे आर सेटल्ड इलीगली, वो इलीगली रह रहे हैं। बट दे हैव लिव्ड देयर मोर देन 30 years, 30 सालों से
विदाउट एनी आइडेंटिटी। विदाउट आइडेंटिटी ही वो 30 सालों से, पिछले 30 ईयर से वहाँ पे रह रहे हैं। तो जब कंडीशंस इतनी ख़राब हैं, फिर भी 10,000 फैमिलीज़ यहाँ पर क्यों रह रही हैं? तो बट एक बात उसको ऑथर को पता चलती है कि वहाँ पे देयर ओनली आइडेंटिटी वॉज देयर राशन कार्ड। तो जो राशन कार्ड है वो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट। उससे उनका नेम वोटर लिस्ट में आ जाता है, एंड दैट एनेबल्स देम टू बाई ग्रेन, कि वो उससे अनाज खरीद पाते हैं। तो दे वर हैप्पी टू लिव इन एन एलियन लैंड विच प्रोवाइडेड फूड ग्रेन देन इन देयर मदर लैंड विदाउट ग्रेन, कि अपने देश में रहने के बजाय वो यहाँ पे एलियन लैंड में इन कंडीशंस में भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट खाना मिल जाता है, अनाज मिल जाता है वहाँ पे। तो फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो व्हेन ऑथर आस्क व्हाई दे लिव हेयर, तो वो बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ जो लेडीज़ होती हैं वो बोलती हैं कि वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, कि जहाँ पर पेट भर खाना मिलेगा वो वहीं पर रहेंगे, वही उनके लिए अच्छा है। तो एट एंड ऑफ द डे दे कैन फीड देयर फैमिलीज एंड गो टू बेड। तो अनाज उनके लिए जो वहाँ पे उनको मिलता है, जो राशन कार्ड उनका बना हुआ है, तो उसके लिए वो वहाँ पर इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जो उनका प्रोफेशन है रैग पिकिंग का, वो दो अलग मायने रखता है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बड़ों के लिए दिस इज़ जस्ट अ सर्वाइवल, पिकिंग गार्बेज एंड रैग्स अर्न देम देयर डेली ब्रेड, roof, livelihood and a means of survival. तो garbage of them is, for them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof. लेकिन बच्चों के लिए it is wrapped in wonder. It is like a treasure hunt. और जो साहिब होता है वो भी बहुत लाइवली बताता है ऑथर को कि sometimes he gets a chance to get a rupee note or a coin or a 10 rupee coin in garbage. तो that sustains hope and life in children. तो उनमें एक जो है बड़ी होप रहती है उसमें, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेजर हंट। तो कुछ आगे चलकर एक बार सर्दियों में वन विंटर मॉर्निंग ऑथर सीज साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो एक बार देखते ही वो टेनिस खेलते हुए दो यंग मैन को देख रहे हैं, जो कि ऑथर के घर के पास ही एक क्लब है। तो वन डे साहिब टू इज़ वेयरिंग वाइट शूज़, और वो और भी हैरान होती है कि जब वो एक दिन देखती है, अनीस देखती है कि साहिब ने वाइट शूज़ डाले हुए हैं। तो मे बी ये डिस्कार्टेड शूज़ है ऑफ सम रिच बॉय, कि उसमें एक होल भी था। बट फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, बट ऐसा लड़का जो हमेशा बेयर फुट रहा है, नंगे पाँव रहा है, फॉर हिम इवन दिस शूज़ विद द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए बहुत बड़ी बात है द वाइट शूज़। तो जब इसको साहिब को वाइट शूज़ मिल जाते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो बट वो इतना खुश नहीं है, ही वॉज नॉट सो हैप्पी। तो जब ऑथर इसके बारे में जानना चाहती है तो उसको ये पता लगता है कि अब जो साहिब है, नाउ ही पिक्स हिज जॉब इन अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पे काम करता है, एंड अर्न ₹800 पर मंथ, और 800 पर मंथ उसको मिलते हैं। तो ही एनकाउंटर्स ऑथर। तो एक सुबह जो है ऑथर और साहिब मिलते हैं कि जब जो साहिब है ही वॉज फेचिंग मिल्क इन ए स्टील कंटेनर फॉर टी स्टॉल ऑनर। तो टी स्टॉल के लिए वो स्टील कंटेनर लेकर जा रहा होता है। नाउ एज वी कम टू नो कि साहिब अब रैग पिकिंग का वर्क छोड़ दिया एंड ही इज़ डूइंग अ जॉब इन अ टी स्टॉल। तो वॉज साहिब हैप्पी देयर? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट साहिब बिल्कुल खुश नहीं है। द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, बिकॉज वो बिल्कुल केयर फ्री था, वो किसी के अंडर नहीं था।
बट अब जो साहिब है, नाउ ही इज़ नॉट नो मोर अ फ्री बर्ड एंड नो मोर अ मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, नाउ ही वॉज अ बॉन्डेड लेबरर विथ सरेंडर्ड फ्रीडम। अब वो अपनी मर्जी से नहीं, अब वो जो उसका ऑनर है उसकी मर्जी से काम करेगा। तो अवर दिस स्टोरी, पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड्स हेयर। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि दैट कि हमें इस पार्ट में जो है लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी पता लगता है। फिर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इसके रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि साहिब की स्टोरी के रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। वो हमने पहले डिस्कस किया था। वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आंसर। तो ये सारे जो अब क्वेश्चंस हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो आपने इनके आंसर्स रेडी करने हैं। एक बार आप नोट्स बना लेना, लिख लेना। देन उसके बाद वी मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मुकेश नाम के बच्चे की है और ये स्टार्ट होती है विद द हेडिंग, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ car. Now the story further proceed with focus on the story of Mukesh. He is another child laborer in a bangle making industry in Firozabad. तो जो लेकिन उसका जो ड्रीम है वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। तो ये जो ऑथर है उसका ड्रीम सुनती तो है, बट हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his टाउन फिरोज़ाबाद। बट फिरोज़ाबाद की जो धूल मिट्टी वाली सड़कें हैं तो उसमें ऑथर को लगता है कि ये जो उसका सपना है सिर्फ एक मिराज ही ना हो। जैसे रेगिस्तान में हमें दूर से लगता है कि चीज़ है या पास है या मिल सकती है, बट एक्चुअली वो होती नहीं है, वो मिल नहीं पाती है। तो जो अनीस है हमारी ऑथर, शी डाउट्स कि उसका ये सपना पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, बिकॉज एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो जो मुकेश की फैमिली है वो भी वन ऑफ द उसमें ही एक फैमिली है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding glass, making bangles for all the women in the land it seemed। कि सभी जो लैंड पे जितनी भी औरतें हैं, विमेन हैं, तो ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में आके कि सबके लिए बैंगल्स बनाने का काम फिरोज़ाबाद में ही हो रहा है। एंड मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, जो जनरेशन से बहुत सारी जनरेशन से ये काम कर रहे हैं। तो अब मुकेश और उसकी फैमिलीज़ वहाँ वर्क तो करते हैं, बट नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो उनको ये पता ही नहीं है कि जो 20,000 चिल्ड्रन वहाँ वर्क कर रहे हैं स्लॉग देयर डे लाइट आवर ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, कि एक तो ये इलीगल है, सेकेंडली जो उनकी हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है बच्चों की, एंड दे लूज देयर आई साइट एट एन अर्ली एज, क्योंकि बहुत कम लाइट में उनको वर्क करना पड़ता है। अनीस द ऑथर फर्दर टेल्स अस द लिविंग कंडीशंस इन फिरोज़ाबाद। जब वो मुकेश के घर की तरफ जा रही होती है वो क्या देखती है, देयर वर स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, होम विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वोबली डोर्स एंड नो विंडोज़। और जो फैमिलीज़ होती हैं, जो स्ट्रीट होती हैं,
They are crowded with families of humans and animals. They live together in a primeval age. मतलब बहुत पुराने ज़माने में वो जी रहे हैं. तो when author visit मुकेश हाउस, जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो घर है it was a half built shack with thatched dead grass roof and a wobbly iron door. मतलब बिल्कुल कच्चा घर है, बिल्कुल भी सही अच्छी कंडीशन में नहीं था. ऑथर अनीस ऑल्सो मेट मुकेश सिस्टर इन लॉ, उसकी मुकेश की भाभी से भी मिलती हैं, हु इज़ ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज मुकेश, जो तकरीबन जो एज में है वो मुकेश जितनी है. शी इज़ द फ्रेल यंग वीमेन, कि वो एक कमज़ोर सी पतली सी छोटी सी लड़की है, हु एट एन अर्ली एज हैज़ बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली. शी कुक्स, clean and looks after Mukesh family comprising his grandparents, parents and elder brother. तो वो इस एज में क्योंकि वो बहू है तो वो सारे घर का काम भी करती है और सबकी देखभाल भी करती है और 3 जनरेशन्स वहाँ पर रह रही हैं. अभी जो ऑथर हैं अनीस, वो ये सारी कंडीशन देख ही रही होती हैं तो इतने में मुकेश के फादर आ जाते हैं. तो जैसे ही मुकेश के फादर एंटर करते हैं तो जो उनकी बहू होती है, जो मुकेश की भाभी है, तो फटाफट से पर्दा कर लेती हैं, अपना चेहरा ढक लेती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है घर में कि जब घर के कोई बड़ा मर्द जो जेंट हैं वो आए तो जो बहू ने उनसे पर्दा करना होता है. तो अगर अब हम बात करें मुकेश के फादर की, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली बट ही इज़ पॉवर्टी स्ट्रिकन. ही इज़ अनएबल टू रेनोवेट हाउस और प्रोवाइड एजुकेशन टू 2 सन्स, कि वो अपने दोनों बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पाए, घर भी नहीं बना पाए. द ओनली लीगेसी ही कैन हैंड ओवर इज़ द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग. सिर्फ वो बैंगल मेकिंग का आर्ट ही अपने बच्चों को दे पाए हैं, ना तो एजुकेशन दे पाए और ना ही एक अच्छा सा घर. तो हियर वी कैन ऑल्सो डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What has Mukesh father achieved in life despite years of hard back-breaking labor, or what forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? अब रीज़न चाहे जो भी हो, बट अकॉर्डिंग टू मुकेश ग्रैंडमदर, कि मुकेश ग्रैंडमदर का व्यू है बैंगल मेकिंग इज़ द डेस्टिनी ऑफ हर फैमिली, और जो ये मुकेश के फादर है इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, कि उनकी डेस्टिनी है, उनका ये कर्म है कि उन्होंने वो करना ही करना है. कैन ए लीनिएज एवर बी ब्रोकन, कि क्या कभी कोई रिवायत या लीनिएज कभी ब्रोकन हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू मुकेश ग्रैंडमदर, उसके अकॉर्डिंग उसका व्यू है द फैमिली ऑक्यूपेशन ऑफ बैंगल मेकिंग इज़ देयर लीनिएज. So one important question we can discuss here, how does Mukesh grandmother view the family occupation of bangle making and its poverty? One more important question we can discuss here, that is how has being born in the caste of bangle makers become both a destiny and a curse? तो ये आगे भी हम और देखते हैं as we proceed the chapter. Here the author Anis proceed further with the chapter and we come across and come to know about bangles of different colors in red, green, yellow, blue, etc. And they are a symbol of Suhag, long life of husband. Again, we can discuss one important question here. For most women, bangles are dreams in glass. But for bangle makers of Firozabad, they are a vicious circle, they cannot come out. Comment. So we come to know that different bangles of different color, red, green, yellow, blue, etc. are a symbol of Suhag, as we have already told. And it is for the long life of a husband and auspiciousness in marriage in our country since centuries. In today's world, they are also fashion statements for young and old women alike. Everyone likes bangle. With these rainbow colors and bright lights, these bangles spread joy and happiness in the life of women. सब women बहुत खुश होती हैं and it spread joy and happiness in every women life. These bangles provide not only a visual treat
but music of their own sweet clinking and tinkling. So it produces a beautiful music. But ironically, little do these women realize कि शायद ही ये कोई सोचता होगा कि that the makers of these beautiful bangles, now here is the irony, the maker of these beautiful bangles themselves live a मिजरेबल लाइफ, कि वो जो बैंगल्स हैं वो दूसरों को खुशियाँ देती हैं, बट जो बैंगल बनाने वाले हैं, बैंगल मेकर्स हैं, दे लिव अ मिजरेबल लाइफ. हियर इज द आयरनी. एंड वी कम टू नो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. एंड यूजुअली जो बैंगल मेकर्स हैं दे एंड अप देयर लाइफ लूजिंग देयर आई साइट. ऑथर आगे हमें एक और चाइल्ड लेबर सविता नाम की लड़की के बारे में बताते हैं कि वो जो लड़की है वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है. वो दिन रात बैंगल बना रही है और उसका हाथ फटाफट चलता है एक मशीन की तरह, बहुत स्पीड से वो काम करती है. तो बट द थिंग इज दिस कि शी इज़ अनअवेयर ऑफ द ऑस्पिशियस सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल फॉर ए मैरिड वूमेन. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज हेयर, will wearing bangle on her wedding day that she helps make eventually change सविता's life, कि कल को जब उसकी शादी होगी तो क्या उसकी पोजीशन में कुछ फ़र्क आएगा. तो बट द थिंग इज दिस कि व्हेन शी ग्रोज अप, और जब उसकी शादी होगी तो उसकी आईसाइट वीक हो गई होगी या आईसाइट ख़त्म हो गई होगी. एंड ironically these bangles and married status would not bring any positive change in her life. She still might have bangles on her wrist, but no light or eyesight in her eyes, and maybe empty stomach. कि जैसे एक सविता के साथ ही एक ओल्ड लेडी काम कर रही होती है और शी हैज़ नो लाइट इन हर आइज़, तो उसकी आईसाइट ख़त्म है. तो वो बताती है ऑथर को कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय. तो मतलब वो बताती है कि उन्होंने कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया. और उसके जो हस्बैंड है वो बताते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता. और वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो है, इफ़ ही हैज़ अचीव वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड. और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने लिए एक छत बना ली है, एक घर बना लिया है, जो कि बाकी इतना भी नहीं अचीव कर पाते. अब ये सारा कुछ देखकर अनीस ऑथर वो सोचते हैं कि इट सीम्स टाइम स्टैंड स्टिल इन फिरोज़ाबाद, के मतलब जैसे टाइम रुक ही गया, कि इतना पिछड़ा हुआ, इतना सारा जो है एक रुकी हुई ज़िंदगी लग रही है वहाँ पे. तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ पुट अ स्टॉप टू ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू सी ड्रीम. मतलब उनमें कुछ और करने की, बैंगल मेकिंग के अलावा या कुछ और इनिशिएटिव लेने की हिम्मत ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है उनका. तो इसका आंसर है कि एक्यूट पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ीरो डेवलपमेंट एंड हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस हैव सक्ड अवे पीपल्स एनर्जी एंड विल पावर. उनकी ड्रीम देखने की विल पावर, उनकी एनर्जी सब खत्म हो चुका है. Back breaking and mind numbing hard work at glass furnaces has left both young and old with little time or desire to dream. उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास desire to dream ही नहीं है for a better future. They seem to have accepted their destiny of inevitable poverty which has killed all sparks of initiative in them. मतलब वो उनमें इन्हें एक इनएविटेबल पॉवर्टी इतना ज़्यादा हो गई है कि कोई स्पार्क ही नहीं है इनिशिएटिव का. तो ये सब देखकर जो ऑथर है वो एक यंग मैन ऑफ ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती है कि हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल. तो उनको पूछती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कि आप एक कोऑपरेटिव ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो कि सो डैट आपको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले. तो वो बताते हैं कि जनरेशन ऑफ फैमिली subservience to middlemen combined with lack of education, awareness and acute poverty have broken the spirit of the younger generation also. और वो बहुत डरते हैं. जब ऑथर उनसे जो यंग मैन से बात करती है अबाउट कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो वो बताते हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा डरते हैं
They fear that organizing themselves into a cooperative movement will not only make them bear the wrath of police, they lack a leader amongst themselves. मतलब कोई लीडर ही नहीं है उनके पास. And are aware that the vicious circle that move from poverty to apathy and greed to injustice or poverty will lead them to nothing or only to vicious nexus of साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियन एंड पुलिस. मतलब पूरा एक जाल फैला हुआ है जिसमें वो फंस कर रह जाएंगे और उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा. दे वुड नॉट अलाउ कोऑपरेटिव मूवमेंट टू टेक शेप. मतलब ये जो सारा एक नेक्सस, एक जाल फैला हुआ है, तो वो कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे ही नहीं आने देंगे. दे विल नॉट अलाउ टू टेक शेप. तो now listening to them, Anis see two different world. First one is born in poverty ridden family, burdened by the stigma of caste in which they are born. मतलब वो उनमें जो उनका माइंड ऐसे बन गया हुआ है कि वो पॉवर्टी में ही पैदा हुए हैं. उनके जो स्टिग्मा ऑफ कास्ट है कि वो बैंगल मेकिंग कास्ट में है, तो उनको वो करना ही करना है, वो उसमें से निकल ही नहीं सकते. The other second is the vicious circle of the sahukar, the middleman, the policeman, the keeper of law, the bureaucrats and the politician. तो victim of no hope situation है वो सब. To do anything else means to dare, and daring is not a part of their growing up. Desire to dream and dare is snubbed in childhood. तो they cannot dare, they do not dare टू ड्रीम. उनमें ड्रीम, आगे बढ़ने की कोई और इच्छा ही नहीं है. जब ऑथर ये वहाँ के पूरे जो यंग एंड ओल्ड हैं सभी लोगों का ये एटीट्यूड देखती है, तो वो एक बात पे बहुत खुश भी होती है और हैरान भी होती है. बिकॉज ऑथर सेंस अ फ्लैश ऑफ डेयर एंड ड्रीम इन मुकेश. कि जो मुकेश है उसमें उसको वो स्पार्क नज़र आता है कि उसमें डेयर करने का वो एक हिम्मत है. वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ कम्स हेयर. हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट टू हिज सिचुएशन, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? तो आंसर है मुकेश इज डिफरेंट एज ही डेयर टू ड्रीम ऑफ ए डिफरेंट लाइफ देन दैट ऑफ द मेंबर इन हिज फैमिली, जो कि सब बैंगल मेकिंग से जुड़े हुए हैं. ही वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द विशियस सर्कल एंड कार्व अ न्यू डेस्टिनी फॉर हिमसेल्फ. वो कुछ और अलग करना चाहता है बाई डेयरिंग टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक. जैसे उसने स्टार्टिंग में भी बताया था, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. तो अनीस उसको पूछते हैं कि गैराज तो बहुत दूर है, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, जो मुकेश होता है, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो अनीस उससे एक सवाल पूछती है कि वो क्या प्लेन भी उड़ाना चाहता है. तो ही सडनली बिकम साइलेंट एंड सेज नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. It his small murmur, there is an embarrassment and that has not yet turned into regret. मतलब वो जो अपना ड्रीम देखना चाहता है मोटर मैकेनिक का, तो वही उसके माइंड में है और वो इसके अलावा नहीं कुछ सोचता. बिकॉज एरोप्लेन्स वुड बी ओवर रीचिंग हिमसेल्फ. तो उसको रियलिटी पता है. तो इवन मुकेश ड्रीम ऑफ लर्निंग टू ड्राइव अ कार, कि वो मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता है और कार भी चलाना चाहता है. So Anis ends here chapter saying that a few plane fly over फिरोज़ाबाद. के मतलब फ़िरोज़ाबाद में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. और जैसे उसने हमें पहले भी बताया कि डेयर टू ड्रीम ही नहीं है, कि लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते. तो वी कम टू नो दैट लॉस स्प्रिंग डील विद द मिजरेबल प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग. और ऑथर हैज़ टेकन द एग्जाम्पल ऑफ, दो बच्चों का उसने एग्जाम्पल लिए, साहिब आलम अ रैग पिकर एंड मुकेश अ बैंगल मेकर. बोथ ऑफ देम, मुकेश एंड साहिब, बोथ ऑफ देम फाइंड देमसेल्फ इन अ विशियस सर्कल ऑफ सोशल स्टिग्मा, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन. जो दोनों बच्चों में कॉमन चीज़ है कि वो चाइल्ड लेबर हैं. वाइल साहिब, लेकिन एक चीज़ जो उनको डिफरेंट करती है कि वाइल साहिब गिव्स अप रैग पिकिंग इन फेवर ऑफ ए जॉब एट ए टी शॉप, वो गिव अप कर जाता है. बट जो मुकेश है, ही स्टिल वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो भी गिव अप नहीं करता.
बोथ ऑफ देम हैव एन आर्डेंट डिज़ायर टू स्टडी, दोनों पढ़ना भी चाहते हैं, एंड बोथ वुड लव टू प्ले, खेलना भी चाहते हैं, इफ़ ओनली देयर बिजी लाइफ कुड परमिट, के मतलब अगर उनको कोई मौका मिलता तो वो भी बाकी बच्चों जैसे इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर हम टाइटल भी देखें तो लॉस्ट स्प्रिंग हैज़ अ tinge of irony. Spring is the best season of year, being full of color, fragrance, and freshness. It is also a season of renewal and growth. The childhood of human life is often likened to spring as it marks the beginning of human life and has a tremendous scope for growth. तो जो एक चाइल्डहुड होता है इट इज़ फुल ऑफ जॉय, प्लेयर एंड प्ले। चिल्ड्रन एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, के सब इंजॉय करना चाहते हैं, बट आयरॉनिकली मिलियन ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश एक्सपीरियंस नो स्प्रिंग इन देयर लाइफ। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग सबको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि पूरा आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन किया है और आपको मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, बुक में से भी जो मार्क किए हुए चीज़ें वो भी बताई हैं। तो आपने इसको एक बार अच्छी तरह से सुनना है, एक बार आप बुक में से भी रीड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो होप यू लाइक इट एंड स्टडी वेल, डू गुड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपने रिवाइज करना है। एंड वंस अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस नहीं करना। गो थ्रू इट and hope you will do good and get good marks. Thank you. Bye bye.